चलिए देखते हैं अपन यहाँ पर नेक्स्ट लेक्चर। तो हमने पिछले जो लेक्चर है उसमें हमने चेक कर लिया, हमने देख लिए कि ब्रिक्स कैसे निकालना है। ठीक है, ब्रिक्स कैसे निकालना है और आपका सीमेंट बैग कैसे निकालना है किसी किसी भी आपकी किसमें वाल में कैसे अपने को ये सारी चीज निकालनी है हमने पता कर लिए। ठीक है, ये चीज हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट कंक्रीट इन प्लास्टिक एंड हार्डन स्टेट। ठीक है, जब आपका हार्डन स्टेट में चले जाएगी आपकी कंक्रीट, तो उसमें आपका क्या क्या चीज रहेगा वो सारी चीज अपने को देखना है। तो ठीक है, चलिए। जो पिछला लेक्चर है ना थोड़ा बड़ा हो गया, बड़ा मतलब मैंने उसको क्या है, वो उसमें ब्रिक ब्रिक निकालने की बात थी तो वो थोड़ा सा मैंने बता दिया है ना, उसमें थोड़ा लंबा हो गया तो वो थोड़ा सा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया था। बाकी अपन यहाँ पे प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन आगे चलते चलेंगे। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट इन प्लास्टिक स्टेट की बात करते हैं। ठीक, ये चीज मिक्स एबिलिटी, सेग्रीगेशन, ब्लीडिंग, वर्केबिलिटी एंड फिनिशेबिलिटी, तो ये सारी चीज होनी चाहिए। राइट, थोड़ा सा देख लेते हैं। आपका मिक्स एबिलिटी यानी मिक्स एबिलिटी मतलब क्या हो जाएगा? मिक्स एबिलिटी व्हेन कंस्टिट्यूएंट आर मिक्स्ड टू होमोजेनस मिक्स। ठीक है, ये तो ठीक है। सेग्रीगेशन, तो आपका यहाँ पे प्लास्टिक स्टेट में देखो, प्लास्टिक स्टेट में इतनी सारी प्रॉपर्टी आपकी होती है और आपका जो हार्डन स्टेट होती है, हार्डन स्टेट में आपका ये सारी चीज प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो प्लास्टिक स्टेट में मिक्सेबिलिटी, सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन का मतलब आप पूछा जाता है ना, प्री में बहुत ज्यादा पूछता है सेग्रीगेशन का मतलब। ठीक है, सेग्रीगेशन का मतलब होता है कि इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ना ऑफ द कंक्रीट हैज द टेंडेंसी टू सेग्रीगेट, तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक, उसके बाद में ब्लीडिंग, ब्लीडिंग में क्या होता है? इन फ्रेश कंक्रीट इफ वाटर इज इन एक्सेस then this water comes out to the surface of concrete known as bleeding। ठीक है, मतलब कि सरफेस पे जो होता है, मतलब कि देन दिस वाटर कम्स, वाटर जो होता है आपका सरफेस पे आ जाता है, मतलब ऊपर में आ जाता है। ठीक है, तो ब्लीडिंग, तो ये दो चीज तो पूछता ही है, सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग आपका पूछना ही पूछना है। वर्केबिलिटी से तो आप पता ही हो, है ना। वर्केबिलिटी मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है फ्रेश कंक्रीट ऑफ विच डिफाइंस इज विथ कंक्रीट। ठीक है, इज विथ वर्केबिलिटी का होता है। फिनिशिबिलिटी, फ्री सरफेस, फ्रेश कंक्रीट शुड गिव स्मूथ सरफेस, जो फ्रेश स्मूथ सरफेस देता है। ठीक है, हनी कॉम्बिंग नहीं होना चाहिए उसमें, हनी कॉम्बिंग आपकी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये चीज हो गया। उसके बाद इसकी बात करते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट इज हार्डन टेस्ट। जब आपका हार्ड हो जाती है हार्डन स्टेट में, तब की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है? तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उसकी बढ़िया होनी चाहिए, फ्लेक्सर स्ट्रेंथ होना चाहिए, मॉडुलस इलास्टिसिटी होना चाहिए, पॉइसन रेशियो एंड क्रीप। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है इसके बारे में जरा अपन देख लेते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सिंपल है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हार्डन कंक्रीट विच इज असेस्ड आइदर बाय क्यूब टेस्ट, है ना। ठीक है, आपका जो क्यूब टेस्ट होता है, क्यूब टेस्ट अपन करते हैं ना। ठीक है, कंक्रीट का क्यूब टेस्ट किया जाता है कि नहीं भाई? कंपोजिशन मशीन में आप टेस्ट नहीं करते क्या? ठीक है, और एक आपका सिलेंडर टेस्ट भी होता है, सिलेंडर। तो ये सिलेंडर टेस्ट एक्चुअली में यहाँ पे नहीं होता, ये होता है अमेरिका में। ठीक है, तो वो अपने थोड़ा सा काम का नहीं है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपकी बड़ा ठीक होना चाहिए, डिफरेंट सैंपल ऑफ द सेम। ठीक है, ये चीज हो गया। फ्लेक्सर स्ट्रेंथ, फ्लेक्सर स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है जरा चेक करना। डिफिकल्ट टू कैरी डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट ऑन कंक्रीट एंड thus the tensile strength of concrete is estimated through the flexure tensile strength। बात समझ में आ रही कुछ? The flexure tensile strength of concrete at failure is called modulus of rupture। पूछ लेगा आपको मॉडुलस ऑफ रप्चर क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रप्चर क्या होता है। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पे आप समझ लो, क्या होता है कि जो टेंसाइल स्ट्रेंथ आपकी निकालनी पड़ती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ यदि कंक्रीट की निकाल रहे हो, कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो वो इजीली नहीं निकलती, है ना। उसको देखो, क्यूब जैसे कि आपका एक क्यूब हो गया, क्यूब क्यूब को कैसे टेंसाइल स्ट्रेंथ करोगे? क्या इसको खींचोगे? नहीं खींच सकते ना भाई, नहीं खींच सकते। तो इसीलिए आपका यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालना डिफिकल्ट हो जाता है। उसीलिए अपन क्या करते हैं, फ्लेक्सर स्ट्रेंथ, फ्लेक्सर टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालते हैं। फ्लेक्सर टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालने के बाद में, फ्लेक्सर टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालने के बाद में आप क्या करते हो, उसका टेंसाइल टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालते हो। ठीक है,
तो मॉडुलस ऑफ रप्चर, जो आपका फ्लेक्सर स्ट्रेन निकालते हो उसी को आप क्या बोलते हो, मॉडुलस ऑफ रप्चर बोलते हो। ठीक है, ये चीज हो गया। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है कि इट इज द रेशियो डायरेक्ट स्ट्रेस टू स्ट्रेन। ठीक है, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मतलब ई। ठीक है, ये किसका, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का आपका क्या होता है, रेशियो होता है। ये तो सिंपल बात है, स्ट्रेन का रेशियो होता है। ठीक है, ऑफ कंक्रीट डिफरेंट मॉडुली ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट आर डिफरेंट। ठीक है, ठीक है, ये चीज हो गया। टेंजेंट, यहाँ पे क्या बोलता है, इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस, सेकंड मॉडुलस एंड टेंजेंट मॉडुलस, ये सारी चीज यहाँ पे होती है। ठीक है, पॉइसन रेशियो आपको पता ही होगा। पॉइसन रेशियो क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, आपको पता है। ठीक है, पॉइसन रेशियो। और आपका जो पॉइसन रेशियो कंक्रीट के लिए, ये जरा याद रख लेना भाई। ठीक है, 11/22 ऐसे याद रख लो ना, 11×22। ठीक है, 11×22 ये होता है कंक्रीट के लिए। ठीक है, ये हो गया, ऐसे याद रखो। क्रिप, क्रिप क्या होता है, क्रिप एक बहुत बड़ी चीज होती है कि प्रॉपर्टी होती है, बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है। तो इसमें होता क्या है जनरली, इसमें होता ये है कि आपका जो समय के साथ में कंक्रीट क्या होती है, डिफ्लेक्ट होते जाती है। ठीक है, वही चीज देखो यहाँ पे, इट इज इंक्रीज इन स्ट्रेंथ, इंक्रीज इन स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ बढ़ते जाएगा। ठीक है, विथ टाइम, टाइम के साथ में आपका बढ़ते जाएगा, तो ये कहलाएगा आपका क्रीप। ठीक है, ये सारी चीज हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन अपन देखेंगे जल्दी से। क्या बोल रहा है, मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, डिस्कस द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, कैसे बनती है उसके बारे में आपको बताना है। चलिए, तो यहाँ पे हम कैसे बनाते हैं, सिंपल है। जो सीमेंट होती है उसको हम, वो उसमें एक रॉ मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, सीमेंट में रॉ मटेरियल्स होते हैं, उसके द्वारा फिर हम सीमेंट को बनाते हैं। जैसे कि मिक्सिंग हो गया, बर्निंग। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, मिक्सिंग हम करते हैं, बर्निंग करते हैं और ग्राइंडिंग करते हैं। ठीक है, तो जो मिक्सिंग होती है, सिंपल सी बात है, मिक्सिंग का मतलब क्या हो गया, मिक्सिंग का मतलब क्या हो गया कि आपने क्या किया, आपने जैसे कि कोई भी चीज को मिक्स करते हो, तो मिक्स करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसको उसको आप एक अच्छे तरीके से क्या करते हो, मिक्स करते हो, और उसके बाद में उसको बर्न करते हैं, फिर ग्राइंडिंग करते हैं। तो मिक्सिंग में आप करते क्या हो, क्या ये चीज जरा यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो ये मिक्सिंग में आपका इन, देखो, ड्राई प्रोसेस, यहाँ पे दो प्रोसेस होती है, ड्राई प्रोसेस एंड वेट, वेट प्रोसेस। ठीक है, तो ड्राई प्रोसेस में आप क्या करते हो, यहाँ पे क्या करते हो, कैलकेरियस मटेरियल्स, कैलकेरियस मटेरियल्स, कैलकेरियस बोले तो आपका हो जाएगा क्या, लाइमस्टोन। आर्जिलियस में आपका हो जाएगा, चलिए, तो यहाँ पे अब आपने क्या कर दिया, देखो, आपके मटेरियल होते हैं मेनली, अपन कैलकेरियस मटेरियल होता है, कैलकेरियस, जिसको कैलकेरियस में आपका क्या आ जाता है, कैलकेरियस में लाइमस्टोन वगैरह। ठीक है, कैलकेरियस में लाइमस्टोन वगैरह हो गया। ठीक है, फिर दूसरी चीज आपका कौन सा डालते हो, आर्जिलेसियस, आर्जिलेसियस मटेरियल, एल वाला। ठीक है, उसके बाद में आप क्या डालते हो, आर्जिलेसियस हो गया, और आपका क्या, आर्जिलेसियस। ठीक है, ये सब हो गया, और इनको अपन एकदम क्रस्ट कर देते हैं, मेनली ये मटेरियल डाल देते हैं अपन और क्रश कर देते हैं। ठीक है, और एक सिलिसियस होता है ना, सिलिसियस भी होता है, वो भी डालते हैं। ठीक, ऐसे तीन इंग्रेडिएंट को डाल के उसको मिक्स कर देते हैं और प्री हीट कर देते हैं। ठीक है, प्री हीट 65 डिग्री से 8500 के बीच में अपन प्री हीट कर देते हैं, और उसके बाद में फर्दर आगे फिर बर्निंग के लिए आगे भेजते हैं। तो बर्निंग में आपका जो ट्यूब होता है, किल्न जो होती है, किल्न, ये जो भट्टी जो होती है आपकी, वो कितनी उसकी डाया उसका होता है, 2.5 मीटर। 2.5 मीटर बोले तो लगभग दो पुरुष की हाइट इतना। ठीक है, दो आदमी की हाइट इतना आपका डायामीटर ही हो गया। ठीक है, उसके बाद में 90, तो 30, ऐसे 30 हो गया, ऐसे 30, मतलब कि बहुत बड़ा होता है। ठीक है, डायमीटर बहुत बड़ा होता है, राइट, और लेंथ भी बहुत बड़ी होती है, बहुत मतलब ट्यूब बहुत बड़ा होता है। ठीक है, चलिए ये हो गया। तो आपको दो तीन चीज हम करते हैं, मिक्सिंग, बर्निंग एंड ग्राइंडिंग। चलिए, ठीक है, ये चीज हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आगे क्या होता है कि मिक्स करते हैं, क्लीन फ्रॉम द टॉप, ये सब चीज हो गया। अब इसको बर्न करते कितने डिग्री पे, 1400 से 1500 डिग्री सेल्सियस पे,
1400 से 1500 डिग्री सेल्सियस पे अपन इसको क्या करते हैं, बर्न करते हैं। 1400 से 1500 डिग्री सेल्सियस आप सोच सकते हो, है ना, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, राइट। इसके बाद में आपका क्या है, इन द बर्निंग जोन ऑफ द किल्न, इन द बर्निंग जोन ऑफ द किल्न एट लोअर एंड, दिस ये सब रहता है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्लिंकर पूछ लेगा कि आप, जैसे प्री में आपका पूछ लेगा क्लिंकर क्या होता है, क्लिंकर क्या होता है, तो वो होता है आपका क्या, जो एक बर्न करने के बाद में एक प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, प्रोडक्ट बनता है, वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ हार्ड डार्क ग्रीनिश ब्लू कलर, हार्ड डार्क ग्रीनिश ब्लू कलर, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, क्लिंकर। क्लिंकर ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आप देखे हो ना, वो C3S, ठीक है, C2S, C4AF, ऐसा है ना वहाँ पे, ये सारी चीज, तो वही चीज, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। द साइज ऑफ क्लिंकर, जो क्लिंकर के साइज क्या होते हैं, 3 mm से 20 mm के बीच में, 3 mm से 20 mm के बीच में होता है। द वेरी हॉट, ये बहुत ज्यादा हॉट रहते हैं, कम आउट ऑफ बर्निंग जोन ऑफ किल, ठीक है, ये चीज हो गया। क्लिंकर आर द देन अलाउड कूल, इसको ठंडा किया जाता है और 90 to 95 डिग्री सेल्सियस पे इसको कूल किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग अब क्या होता है ग्राइंडिंग में, क्लिंकर, क्लिंकर ऑप्टेन फ्रॉम रोटरी किल, किलने से अपन जो क्लिंकर अपने को मिल जाता है उसको हम क्या ट्यूब मिल्स में भेज देते हैं। ट्यूब मिल्स में भेजने के बाद में क्या करते हैं, प्रोसेस ऑफ ग्राइंडिंग स्टार्ट होती है, प्रोसेस ऑफ ग्राइंडिंग। अब इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ जिप्सम भी डाल देते हैं अपन, ठीक है, जिप्सम डाल देते हैं। ऑल्सो एडिट एक्स रिटार्डर, रिटार्डर भी अपन डालते हैं, जिप्सम मतलब कि हाँ, ये जिप्सम जो है ये रिटार्डर की तरह एक्ट करता है, आपको पता है। फिर कंट्रोल्स, ठीक है, तो इसके बाद में कंट्रोल द इनिशियल सेटिंग टाइम, ये इनिशियल सेटिंग टाइम को कंट्रोल करता है। विदाउट जिप्सम सीमेंट विल सेट सून, जल्दी सेट हो जाती है, जैसे वाटर डालोगे सेट हो जाएगी, ठीक है। तो जिप्सम ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आगे बढ़ेंगे, आगे क्या बोल रहा है, द फाइनल ग्राइंडेड रिजल्टिंग, ठीक है, फाइनल ग्राइंडेड रिजल्टिंग सीमेंट इज देन स्टोर्ड इन सिलोस, सिलोस एंड फॉर पैकिंग, सिलोस बने हुए रहते हैं, सिलोस एंड बंकर जो बने रहते हैं उसमें अपन क्या कर देते हैं, इसको रखते हैं और उसके बाद में 50 kg आपका क्या होता है, 50 kg उसका क्या होता है, 50 kg वेट होता है, 50 kg आपकी वेट होती है, और आपका 35 लीटर्स जो बैग होता है उसका वॉल्यूम होता है, ठीक है। और इसको चेंज करने के लिए आप क्या करते हो, 0.035 आप इसमें, ये किसके किसमें चेंज होता है, MQ में चेंज हो जाता है, ठीक है, ये चीज। लीटर छोटी यूनिट होती है ना मीटर से, मीटर क्यूब से, ठीक है, ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, एक्सप्लेन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट बाय वेट प्रोसेस, ठीक है, वेट प्रोसेस से आपका कैसे हम बनाते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। वेट प्रोसेस अभी हमने जो देखे वो थी ड्राई प्रोसेस, ठीक है, ड्राई प्रोसेस। अब वेट प्रोसेस की हम यहाँ पे बात करते हैं। वेट प्रोसेस में आपका सिंपल है, कुछ नहीं है, चेक करो। वेट प्रोसेस ऑफ सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, wet process was the earlier method of manufacturing cement. The argillaceous material such as clay is thoroughly mixed. ये सब चीज में मिक्स करते हैं। उसके बाद में देखो, this washed clay is kept in the basin. Crushed limestone from silos, washed clay from basin are allowed to fall in channel in the required proportion. The channel carries the material grinding mills, ठीक है, ये सारी चीज होती है। अब यहाँ पे जरा ये चीज देखो क्या क्या करते हैं अपन, ये एक अपन ने फ्लो चार्ट के उससे यहाँ पे हमने दिखाए हैं, तो उसको चेक करो। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पे हम करते क्या है, लाइमस्टोन जो होता है, लाइमस्टोन जिसको कैल्केरियस मटेरियल बोलते हैं, और क्ले जो होता है वो एक आर्जिलियस मटेरियल होता है, ठीक है। क्ले आपका आर्जिलियस मटेरियल होता है। क्ले का मतलब ये नहीं कि आपने कहीं से भी उठा के ला दी है ना, वो उसका प्रॉपर वो रहता है, ठीक है। लाइमस्टोन कैल्केरियस मटेरियल क्रशिंग करते हैं, इसको वॉशिंग करते हैं, ठीक है। क्रश्ड लाइम स्टोन
स्टोर्ड इन सिलोस और वास्ट लाइम स्टोन स्टोर्ड इन बेसिन। ठीक है, दोनों को अपन लाते हैं क्या में, चैनल में, कैरिड बाय चैनल, चैनल के थ्रू लेके आते हैं, फिर इसको ग्राइंड मिल में लेके जाते हैं, फिर स्लरी फॉर्मेशन किया जाता है ग्राइंडिंग में, ग्राइंडिंग करके स्लरी बनाते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं, करेक्टिंग बेसिन एक रहता है, ठीक है, उसमें अपन लेके जाते हैं और फिर स्टोर टैंक में अपन स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, ये सिंपल सा आपका क्या था, एक तरीके से प्रोसेस थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे चेक करना, वो सारी चीज हो गई, फिर इसके बाद में अपन बर्निंग करते हैं, है ना, बर्निंग आपको तो करना ही पड़ता है। देखो, आफ्टर स्लरी फॉर्मेशन, स्लरी फॉर्म हो गई, ठीक है, बर्निंग इज कैरिड आउट रोटरी किल्न, बर्निंग रोटरी किल्न में अपन बर्न करते हैं। ये रोटेट करती है 1 to 3 RPM पे रोटेट करती है अबाउट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के थ्रू, लॉन्गिट्यूडनल मतलब कि लेंथ, जो आपकी लेंथ रहेगी ना, ऐसे लेंथ के इस तरीके से क्या करेगी, रोटेट करती है। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद में बोलता है रोटरी किल्न इज स्लाइटली इंक्लाइंड टू, ये स्लाइटली इंक्लाइंड होती है ना, सही, तभी तो भाई कुछ हो मिक्स हो पाएगा। ठीक है, 2.5 डिग्री इंक्लाइंड होती है। द स्लरी इज इंजेक्टेड, स्लरी उसमें डाला जाता है, राइट है, ये सारी चीज हो गई। फिर उसमें हार्ड गैसेस फॉर ड्राइंग इंजेक्टेड थ्रू द लोअर एंड ऑफ किल्न। ठीक है, ये सब चीज हो गई। स्मॉल, फिर देखो यहाँ पे स्मॉल लम्स फॉर्म, स्मॉल लम्स बनने लगते हैं और उसी को हम क्या बोलते हैं, क्लिंकर बोलते हैं, राइट। चलिए, अब ग्राइंडिंग में आपको करना क्या होता है, ग्राइंडिंग में सिंपल है, क्लिंकर ऑब्टेन्ड फ्रॉम रोटरी किल्न। देखो, किल्न जो आप जो बर्निंग के द्वारा, है ना, बर्निंग के द्वारा जो बनता है, ठीक है, आपका जो बर्निंग से आपका जो मिलकर आता है, उसके बाद में अपने बर्निंग से जो निकल कर आता है, वो निकल कर आता है क्या, क्लिंकर, वहां से क्लिंकर अपने को मिलता है। फिर इस क्लिंकर को अपन ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग का मतलब वहां पे ग्राइंडिंग में लेके जाते हैं और यहाँ पर अपने को क्या मिलता है, अल्टीमेट फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, रोटरी किल्न में लेके जाते हैं, फिर ठीक है, बाल मिल होती है जिसमें किल्न बाल मिल। ठीक है, फिर इसमें अपन 3 से 4% जिप्सम ऐड करते हैं, ठीक है, ताकि सेटिंग टाइम को कंट्रोल कर सके। ठीक है, ये रिटार्डर की तरह जिप्सम एक्ट करता है, आपको पता भी होगा, क्वेश्चन बहुत सारे पूछा पूछा गया है, जिप्सम किस तरह, क्या, किस काम में आता है, तो रिटार्डर के काम में आता है। ठीक है, ये हो गया, ये सारी चीज हो गई। चलिए नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं अपन। what are the chief chemical, what are the chief chemical ingredients and their percentage used in the manufacturing of Portland cement। ठीक है, पोर्टलैंड सीमेंट में जो आपका मेन इंग्रेडिएंट होता है वो कौन कौन से यूज किया जाता है उसके बारे में पूछ रहा है। और यहाँ पे बोगिस कंपोनेंट्स क्या होते हैं, बोगिस कंपोनेंट्स क्या होते हैं, प्रॉपर्टी इन द सीमेंट। ठीक है, ये सारी चीज अपन देखने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला होने वाला है। ठीक, तो चलो यहाँ पे चेक करते हैं जल्दी से सॉल्यूशन। इंग्रेडिएंट इन पोर्टलैंड सीमेंट, इंग्रेडिएंट इन पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट में जो इंग्रेडिएंट होता है वो क्या क्या होता है, तो लाइम होता है, फेरस ऑक्साइड होता है, मैग्नीशिया, सोडा, सिलिका और आपका एल्यूमिना एंड सल्फर ऑक्साइड। सबसे ज्यादा आपका क्या होता है यहाँ पे, सबसे ज्यादा होता है आपका क्या, लाइम। और लाइम किसमें आप क्या बना रहे हो यहाँ पे, तो आप यहाँ पे बना रहे हो क्या, सीमेंट। ठीक है, सीमेंट बनाने जा रहे हो, सीमेंट। तो सीमेंट में जो लाइम होता है, जो लाइम होता है, लाइम, एक लाइम जो होता है आपका, इसमें एक सीमेंटिक एक्शन, सीमेंटिक इसकी प्रॉपर्टी होती है, सीमेंटिक मतलब बाइंड करने की एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो इसीलिए इसीलिए यहाँ पे जो लाइम है ये सबसे ज्यादा यहाँ पर अपने को मिलता है। ठीक है, लाइम अपने को मिलता है 63%, 63% आपको यहाँ पे लाइम मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा सिलिका, सिलिका, अब दूसरी चीज यहाँ पे सिलिका अपन डालते हैं। सिलिका क्यों डालते हैं, जब आप ये लाइम, जब मतलब सीमेंट आपकी सेट होती है तो उसके बाद में हार्डन होना चाहिए, हार्ड होगी तो उसमें स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आनी चाहिए। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आने के लिए आपको वहां पे एक तो पत्थर की तरह एक्ट करना चाहिए ना। सिलिका एक तरीके का क्या होता है, एक बहुत ही छोटी छोटी बालू टाइप का होता है, ठीक है ना, वही। तो वो चीज आपका 20% होता है, 60% आपका लाइम होता है, 20% सिलिका होती है। फिर उसके बाद में बाकी छोटी छोटी चीजें एल्यूमिना होता है। ठीक है, एल्यूमिना 6% होता है, उसके बाद में 3% फेरस ऑक्साइड होता है, मैग्नीशिया 2% होता है, सोडा पोटास, ये सब ये फर्जी फर्जी चीजें, थोड़ी थोड़ी चीजें होती है। देखो भाई, ये बोगिस कंपाउंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप अपने नोट्स में काउंट कर लो, राइट, इसको नोट्स में काउंट कर लो। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट C3S,
ट्राई कैल्शियम सिलिकेट C3S। तो जो C3S होता है, ये जो होता है आपका रिस्पॉन्सिबल फॉर गेन स्ट्रेंथ ऑफ 28 डेज। 28 दिन की जो स्ट्रेंथ होती है आपकी, 28 डेज की स्ट्रेंथ होती है, उसको गेन करने के लिए आपका C3S ही काम करता है। ठीक है, C3S ही यहाँ पे काम करता है। नेक्स्ट बात करते हैं डाई कैल्शियम सिलिकेट C2S। C2S एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये स्लोअर होता है और ये थोड़ा फास्टर होता है, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है। 28 दिन की जो आपकी स्ट्रेंथ है वो कौन प्रोवाइड करता है? C3S ही प्रोवाइड करता है, राइट। चलिए अब यहाँ पे देखना, इट इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ सीमेंट लेटर स्टेज ड्यू टू हाइड्रेशन, राइट। लेटर स्टेज मतलब कि ये लंबे समय तक के करते रहता है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से चलते रहता है। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ये जो होता है आपका, इट इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ फ्लैश सेटिंग टाइम। फ्लैश मतलब कि बहुत जल्दी ये सेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ हीट एवोल्यूशन। समझ में आ रही बात? जो जल्दी सेट करेगा वो सबसे ज्यादा हीट भी रिलीज करेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद में देखो टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट। टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट ये तो भैया रेपिडली, वेरी रेपिडली, किससे? C3A से भी बहुत ज्यादा रेपिडली होता है। ठीक है, C3A से भी बहुत ज्यादा रेपिडली, हाँ C3A से भी बहुत ज्यादा रेपिडली होता है, और बहुत ही स्मॉल समय के लिए यहाँ पे ये काम में आता है। तो चार आपके हैं यहाँ पे। ठीक है, C3S, C2S, आपके C3A और C4AF। ठीक है, तो ये चारों को आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है भाई। क्वेश्चन बहुत सारे पूछे हैं, यदि आपने मेरे 12 लेक्चर प्री वाले देखे होंगे तो उसमें आपको देखने को मिल भी गया होगा। आगे बात करते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? फिजिकल टेस्ट जनरली यूज्ड ऑन सीमेंट। फिजिकल टेस्ट जनरली यूज्ड ऑन सीमेंट, सीमेंट में जो टेस्ट यूज होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। डिस्क्राइब एनी थ्री, तीन को बताना है बोल रहा है, पांच के नाम लिख दो, तीन को यहाँ पे दिखाना है। ठीक है, कोई बात नहीं है। यहाँ पे देखते हैं तो आपके टेस्ट कौन कौन से यहाँ पे अपन करते हैं। तो एक है फाइननेस टेस्ट, फाइननेस टेस्ट, फिर इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम, साउंडनेस टेस्ट, और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, और स्पेसिफिक ग्रेविटिक टेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे आपके पास में सीमेंट है, ठीक है, सीमेंट है, तो आपको ये ऐसी बहुत ही ज्यादा मतलब ये सीमेंट यहाँ पे आपकी है। ठीक है, सीमेंट है। अब पहली चीज मैं आपको बता देता हूँ, फाइननेस। जितना यदि आपका सीमेंट फाइन होगा उतना ज्यादा ये ज्यादा बहुत अच्छा होगा, जितना ज्यादा इसके फाइननेस कम होगी, है ना, उतना ज्यादा खराब होगा सीमेंट। ठीक है, तो फाइननेस टेस्ट करके देखोगे। फिर उसके बाद में इनिशियल सेटिंग टाइम एंड फाइनल सेटिंग टाइम, कि आपका जो सीमेंट है वो क्या आपका टाइम से पहले ही सेट हो जा रहा है या टाइम से बाद में सेट हो जा रहा है। ठीक है, तो ये भी चीज आपको देखना है। फिर दूसरी चीज साउंडनेस टेस्ट भी आपको बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ठीक है, साउंडनेस टेस्ट का मतलब ऐसा नहीं कि कुछ साउंड वाउंड आएगा वहां पे, नहीं रे बाबा। साउंडनेस टेस्ट होता है ये कि जो आपका अनडिजायरेबल एक्सपांसन ऑफ सीमेंट जो होता है ना, अनडिजायरेबल एक्सपांसन ऑफ सीमेंट वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये चीज होता है, राइट। चलिए, और इसके वॉल्यूम में क्या चेंज, बहुत ज्यादा वॉल्यूम में चेंज नहीं होना चाहिए। वॉल्यूम में ज्यादा चेंज हो गया तो क्या होगा, क्रैकिंग वगैरह यहाँ पे हो जाएगी, इसलिए क्या साउंडनेस होना चाहिए, राइट। चलिए आगे बात करते हैं। तो साउंडनेस टेस्ट ये सारी चीज हो गई। तो ये अपने यहाँ पे 3 4 5 टेस्ट है, ये सारी चीज अपने को ध्यान रखनी। फाइननेस हो गया, इनिशियल सेटिंग टाइम, और साउंडनेस टेस्ट और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, ये तो आपका 4 पता ही होना चाहिए, राइट। चलो, तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं ये क्या क्या है यहाँ पे साउंडनेस और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट में क्या क्या है। ठीक है, साउंडनेस टेस्ट में आपका क्या होता है कि अनडिजायरेबल एक्सपांशन ऑफ सीमेंट वंस इट्स सेट इज कॉल्ड अनसाउंडनेस ऑफ सीमेंट। वेरी लार्ज चेंज, यदि वैल्यू में बहुत ज्यादा चेंज हो गया तो डिसइंटीग्रेशन क्रैकिंग का कारण हो जाएगा। ठीक है, सीमेंट इज प्रेजेंस फ्री लाइम, क्या बोलता है, द अनसाउंडनेस। हाँ, अनसाउंडनेस जो होती है वो किसके वजह से होता है? अनसाउंडनेस जो होती है आपका सीमेंट इज ड्यू टू द प्रेजेंस फ्री लाइम होता है एक, तो फिर मैग्नेशिया MgO, ये MgO की ज्यादा
फ्रेंच होने के वजह से ये सारी चीज हो जाती है, ठीक है। बिकॉज फ्री लाइम इज कवर्ड विद थिन फिल्म ऑफ सीमेंट, थिन फिल्म सीमेंट, फ्री लाइम हाइड्रेट स्लोली, ठीक है, स्लोली हाइड्रेट होता है, राइट। फिर उसके बाद बोलता है सीमेंट हैज बीन सेट मॉइस्चर penetrates into the free lime, thereby giving rise to cracking. Unsounded of cement इनमें लीच एटलियर एपेटस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपकी नोट्स में इसको नोट कर लेना कि जो साउंडनेस होता है, साउंडनेस टेस्ट कौन सा एपेटस यूज करते हैं, ली चैटेलियर, इसकी मैंने ट्रिक भी बताया हूँ, है ना, याद करने की। तो ट्रिक आपको देखना है तो आप पिछले वाला लेक्चर देख सकते हो। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में आपका क्या होता है, सिंपल है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का कहने का मतलब क्या है कि आप जो सीमेंट आप सेट हो चुकी है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ओपीसी सीमेंट के लिए आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होना चाहिए, 16 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से 22 न्यूटन पर एमएम के बीच में होना ही चाहिए। न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से 22 न्यूटन पर एमएम के बीच में आपका सीमेंट की स्ट्रेंथ होना ही चाहिए, राइट। चलिए ये चीज हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं आगे। यहाँ देख लो स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है उससे अपन कैसे निकालते हैं, ठीक है, सिंपल है। स्पेसिफिक ग्रेविटी आपकी जो सीमेंट की होती है वो कितनी होती है, 3.15, राइट। 3.15 आपकी सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, याद रखना, ठीक है। ग्रेवल की आपकी पता है कितनी होती है, ग्रेवल की होती है 2.65, ठीक है, ये चीज। और इसकी कितनी होती है, आपका ये हो गया। और आपका 3.15 किसके लिए हो गया, सीमेंट का 3.15, ठीक है, ये चीज हो गई। तो यहाँ पे आपका जो देखो 7.8 जो होता है, 7.8 किसके लिए होता है आपका, सिंपल है, 7.8 आपका होता है स्टील के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। तो आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी ना पता रखना है, तीन चार चीजों की स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको पता रहना जरूरी है। जैसे कि ग्रेवल का हो गया, सीमेंट का हो गया, सीमेंट का होता है 3.15, राइट, 3.15, ये सारी चीजें थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में पूछ लेता है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिंपल, देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, रेपिड हार्डनिंग सीमेंट एंड हाई एल्यूमिना सीमेंट टाइप ऑफ सीमेंट में ये दो सीमेंट के बारे में पूछ रहा है, राइट। आल्सो द गिवन रीजन वगैरह बतानी है, तो देख लेते हैं। रेपिड हार्डनिंग सीमेंट जो होती है वो क्या चीज है उसके बारे में देखो। रेपिड हार्डनिंग सीमेंट का मतलब सिंपल है, नाम से आपको क्लियर हो रहा होगा कि जो रेपिड हार्डनिंग मतलब कि जल्दी से सेट हो जाने वाली सीमेंट, ठीक है, जल्दी सेट हो जाने वाली सीमेंट। दिस सीमेंट इज रिक्वायर्ड दिस सीमेंट रिक्वायर्ड वेरी अर्ली स्ट्रेंथ डेवलपमेंट ऑफ कंक्रीट इज रिक्वायर्ड, ठीक है, ये सारी चीज हो गई। दिस सीमेंट कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ ट्राइकेल्शियम, ठीक है, ट्राइकेल्शियम हाई C3S जो होता है इसमें बहुत ज्यादा होता है, किसमें, रेपिड में। देखो भाई पढ़ते रहोगे ना तो जिंदगी में उद्धार हो पाएगा, नहीं तो ना हो पाएगा। क्या है, कहीं ना कहीं तो लगेगी यार, पढ़ते रहोगे तो कैसे नहीं होएगा भाई, ठीक है। तो ये आपका C3S यहाँ पे हो जाएगा रेपिड हार्डनिंग सीमेंट, ठीक है, ये चीज हो गया। उसके बाद में जरा चेक आगे करते हैं। जो आपका बहुत फास्ट, आपको किसी को क्या है बहुत जल्दी से अपना क्या काम करवाना, जल्दी से काम करवाना, खत्म करवाना है, ठीक है। तो क्या होता है कि आप रेपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज कर लो, आपका जल्दी से सेट वेट हो जाएगा और आपका काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद में फिर चेक करते हैं इन कोल्ड वेदर कंडीशन में आपका ये वाली सीमेंट का यूज किया जाता है, कौन सी, RHC का यूज करते हैं अपन कोल्ड वेदर में, ठीक है। हाई एल्यूमिना सीमेंट में आप क्या करते हो, HAC का। हाई एल्यूमिना सीमेंट में आपका क्या होता है ये जरा चेक करना। हाई एल्यूमिना सीमेंट इज कंसिडर टू बी रेजिस्टेंस अगेंस्ट केमिकल अटैक, ठीक है। एल्यूमिना जो होती है केमिकल अटैक को यहाँ पे रिड्यूस करता है, केमिकल अटैक जो होता है उसको यहाँ पे हम हटाते हैं, केमिकल अटैक से ये फ्री होती है, ठीक है, यहाँ पे दिक्कत नहीं होता, केमिकल अटैक यहाँ से
हाई एल्यूमिनियम सीमेंट का यूज किया तो केमिकल अटैक यहाँ पे खत्म हो जाएगा। HSC इज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सीवर पाइप्स। सीवर पाइप्स में आपका इसका यूज किया जाता है केमिकल अटैक्स के लिए, ठीक है। HSC का, HSC HAC हैक, हैक का यूज करते किसमें, सीवर में, याद कर लो। सीवर लाइन में यदि बनाना है तो हैक का यूज किया जाता है। हैक सीवर, सीवर को हैक कर दो, ठीक है। जाम हो जाती है ना, उसको हैक, जाम हो गई तो मतलब हैक हो गई समझो, ठीक है। ऐसे याद रख लो भाई, याद रखना बहुत जरूरी है, चीजें याद रहना बहुत जरूरी है। पढ़ना एक अलग बात होती है और याद रखना एक अलग बात होती है। जिसको ज्यादा याद रहेगा वही आगे बढ़ पाएगा, नहीं तो ना हो पाएगा आज के टाइम में, ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज रिफ्रैक्टरी कंक्रीट वेयर स्ट्रेंथ एट हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, ठीक है। ये सारी चीज हो गई। इसके बाद में अपन बात करते हैं किसके, कंक्रीट टेक्नोलॉजी की। किसके बाद में, कंक्रीट टेक्नोलॉजी की हम बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंक्रीट टेक्नोलॉजी, चलिए। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका क्या है कंक्रीट टेक्नोलॉजी से, कि एक्सप्लेन द स्टेप कैन टेकन प्रिवेंट रिड्यूस इल इफेक्ट्स ऑफ कंक्रीटिंग इन हॉट वेदर। ये इल इफेक्ट तो भाई मैं भी पहली बार ही सुन रहा हूँ, है ना। तो प्री में आपका क्वेश्चन बना देगा कि इल इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। इल इफेक्ट क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। कंक्रीटिंग हॉट वेदर, हॉट वेदर में जब कंक्रीट करते हैं तो लगभग एबो 40 डिग्री से ऊपर हम यदि काम कर रहे हैं, 40 डिग्री सेल्सियस से पे काम चालू है तो वो कहलाएगा हॉट वेदर कंक्रीटिंग, ठीक है। हॉट वेदर कंक्रीटिंग कहलाएगा। उससे कम है तो आपका नॉर्मल या फिर कम, ठीक है। 5 डिग्री से कम चलेगा तो आपका क्या हो जाएगा, बहुत ही लोअर डिग्री में चला जाएगा, ठीक है। हॉट वेदर नहीं, कोल्ड वेदर हो जाएगा वो, ठीक। ये चीज हो गया। अब यहाँ पे जरा चेक करते हैं। अब फॉलोइंग प्रिकॉशन, जब अपन इन सब में काम करते हैं तो फॉलोइंग प्रिकॉशन अपने को यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हैं। इल इफेक्ट का मतलब यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक। देखो, इन हॉट वेदर वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट डिक्रीजेस, सिंपल सी बात है। इसके मतलब वाटर विदाउट प्रॉपर एडजस्टमेंट द कंक्रीट मिक्स क्वालिटी ऑफ कंक्रीट टेम्परेचर, ये सारी चीज तो ठीक है, ये भी ठीक है। उसके बाद मतलब शुड कंटेन मिनिमम सीमेंट कंटेंट, ठीक है। अब बोलता है मिक्स शुड, देखो द मिक्स शुड कंटेन मिनिमम सीमेंट कंटेंट, इसमें ना सीमेंट कंटेंट ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज है यहाँ पे। उसके बाद में इतना ये इंपॉर्टेंट है नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द, ये वाला एक्सप्लेन द नीड ऑफ क्यूरिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्यूरिंग, ठीक है। लिस्ट डिफरेंट मेथड ऑफ दैट क्यूरिंग कंक्रीट, ठीक है। ये सारी चीज, क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट, क्यूरिंग करने से आपका क्या क्या होता है वो सारी चीजें। अल्टीमेट एक बार पूछ लिया था कि क्यूरिंग से आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, कम होती है, या क्या होता है, ये सारी चीज यहाँ पे पूछ लिया था तो उसको पढ़ लेते हैं। द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिपेंड्स ऑन द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, ठीक है। कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट requires adequate availability of water during the hydration, ठीक है। हाइड्रेशन रिएक्शन, चलो आगे देखते हैं। हाइड्रेशन से तो आपका है ही है, पर उसके बाद में और भी इंपॉर्टेंट है, जरा चेक करेंगे, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें हैं। अब आगे जरा चेक करते हैं डिफरेंट मेथड ऑफ क्यूरिंग, जो डिफरेंट मेथड होती है क्यूरिंग की उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। देखो क्या होता है कि यहाँ पे सबसे पहले देखो, पोंडिंग वाटर ऑन कंक्रीट, पोंडिंग वाटर ऑन कंक्रीट सरफेस बाय कंस्ट्रक्टिंग स्मॉल क्ले बंड्स। सही बात है, बहुत सिंपल है, बहुत अच्छी बात है ये तो। क्या होता है कि आप जब बिल्डिंग बनाते हो तो स्लेब्स में आपने चेक किया होगा कि ये ऐसी आपकी स्लेब हो गई, ये ऐसी स्लेब होती है। आप इस तरीके की क्या बना देते हो, बंड्स बना देते हो, बंड्स। इसमें क्या होता है, वाटर क्या होता है, वाटर यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है और उससे क्यूरिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। पर इसमें इवोपोरेशन वगैरह ना ज्यादा होता है, इसलिए थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है। यदि आपकी स्लेब बहुत बड़ी है तो उसमें आपका ये दिक्कत वाली बात हो जाती है, राइट। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं। फिर बोलता है कवरिंग कंक्रीट विथ वेट सॉ
वेट सा डस्ट एंड डेम्प अर्थ। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे भी होता है कि आप करते क्या हो इसमें कि आपने उस जो वो जो कंक्रीट है ना, उसको पूरी तरह कवर कर दिया। किससे कवर कर दिया? किससे? आपने अर्थ से। अर्थ से ही कवर कर दिया। अर्थ से कवर करने के बाद उसको क्या करते हो? वेट करके रखते हो। ठीक है, वेट करके रखते हो। वेट करके आपने रखा तो उससे भी आपकी क्यूरिंग बहुत अच्छे से होती है, राइट। ठीक है, उसके बाद में थर्ड बोला। थर्ड देखना, कवरिंग द सरफेस कंक्रीट विथ वाटर प्रूफ पेपर। वाटर प्रूफ पेपर से आपने कवर कर दिया। ये सारी चीज हो गई। फिर उसके बाद में स्प्रिंकलर ऑफ वाटर एट रेगुलर। स्प्रिंकलर भी करते हैं अपन, है ना, ये सारी चीज। उसके बाद में देखो, कवरिंग कंक्रीट विथ वेट जूट बैग्स। ठीक है, वेट जूट बैग्स का मतलब क्या हो गया कि आपने जरा देखा होगा, वेट जूट मतलब कि वो नहीं होता जिसको गांव की भाषा में बोरा बोलते, बोरा। ठीक है, बोरा, बोरी, ये सब चीज होती है ना, बैग्स। ठीक है, उससे भी कवर कर देते हैं। वेट करके कवर कर दो तो आपकी मस्त क्यूरिंग हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते। फिर बोलता है मेम्ब्रेन क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट अप्लाइंग मेम्ब्रेन फॉर्मिंग कंपाउंड ऑफ कंक्रीट सरफेस। तो ये सारी चीज होती है। एक स्टीम क्यूरिंग भी होती है, यदि फास्ट यदि आपको चाहिए तो स्टीम क्यूरिंग भी होती है, राइट। और केमिकल क्यूरिंग लाइक सोडियम सिलिकेट केमिकल क्यूरिंग भाई। ठीक है, ये चीज है। फिर उसके बाद थिन वार्निश लाइक फिल्म आल्सो गेट फिल्ड। तो ये सारी बात है। बाकी ना इसमें आपका सबसे बढ़िया होता है आपका वाटर वाटर बंड्स बना दो, जूट वगैरह, जूट के बेक वगैरह लगा दो। ठीक है, या फिर आपकी वेट वेट अर्थ वेट अर्थ को उसमें रख दो। तो ये इन सारी चीजों की वजह से आपका ये होता है, राइट। चलिए ये बात हो गई। आगे बात कर लेते हैं अपन जल्दी से। जो क्यूरिंग का पीरियड होता है वो कितना टाइम होता है? लगभग 28 दिन के लिए आपको 28 दिन में आपकी स्ट्रेंथ गेन होती है। ठीक है, तो आपका जो क्यूर्ड होना चाहिए, क्यूर्ड 28 दिन बियॉन्ड। ठीक है, 28 दिन तक तो होना ही होना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद में इसके बाद में जो कंक्रीट है वो अपने स्ट्रेंथ जो है धीरे धीरे गेन करती है। तो आपको 28 दिन तक तो क्या करना है? क्यूरिंग करनी ही करनी है। ठीक है, यहाँ पे जरा चेक करते हैं। फिर बोलता है इट इज दैट नॉट इकोनॉमिकल टू फर्दर क्यूर इस कंक्रीट। ठीक है, मतलब कि सही बात है, यदि आप 28 दिन के बाद में यदि और भी क्यूरिंग करते गए तो ना दिक्कत आ जाएगी। क्योंकि भाई 28 दिन तक के चलो भाई ठीक है अपन कर रहे हैं, उसके बाद में यार बहुत ज्यादा मतलब क्या पूरे साल भर क्यूरिंग ही करते रहोगे भाई? उसमें रहना भी तो है, उसको यूज भी तो करना है ना। तो 28 दिन तक आपको करना पड़ता है। ठीक है, 28 दिन तक क्या आपको ना कोई रिस्क उसमें कमी नहीं करनी है। यदि 28 दिन तक आपने क्यूरिंग नहीं की तो बहुत दिक्कत आ जाएगी, है ना। बहुत जल्दी आपकी जो कंक्रीट है वो क्रैक्स वगैरह दिखने लगते हैं सरफेस पे। ठीक है, उसके बाद में चलो IS 456 है वो रिकमेंड करता है मिनिमम 7 डेज क्यूरिंग। 7 डेज तो आपको मिनिमम करना है, उसके बाद में मैक्सिमम आपको 10 डेज करना ही करना है। हॉट वेदर में मैक्सिमम 10 डेज करना है। तो हॉट वेदर में आपको करना ही करना है 7 डेज क्यूरिंग। ठीक है, उसके बाद में मिनिमम 10 डेज क्यूरिंग इन हॉट वेदर। 10 डेज तो करना ही है हॉट वेदर में, राइट। फिर आगे देखना, फॉर हाईवे पेमेंट, हाईवे के लिए आपको हाईवे में आपका क्यूरिंग करना है 13 से 30 डेज तक के आपको क्यूरिंग करना ही है। ठीक है, हाईवे में 13 से 13 to 30 डेज क्यूरिंग करना है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चीज हो गया अपना। चलिए तो फिलहाल तो अपना यहाँ पे आपका 40 मिनट हो रहा है ना, तो हम इसको स्टॉप करते हैं। इसके बाद में अपन नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। तो आपको बने रहना है हमारे साथ में। यहाँ पे मैं बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए क्लास, राइट। तो देखते रहिए कंटिन्यू। ये अभी मेंस की चल रही है, इसके बाद में अपन ESE की भी देखने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक कीजिए, सॉरी, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।